तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस सीरीज़ में जो इंग्लिश का BS 5 सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है, जिसमें कि हमें ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन को डील करना है। तो आज इस सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम जो बाकी लिटरेरी टर्म्स बचे हुए हैं, जैसे कि सिंबलिज़म हो गया, इमेजरी हो गई, आयरनी हो गई और जो टेक्निक्स रिलेटेड टू प्लॉट होते हैं, इन सबको डील करेंगे। इसके अलावा भी मैं करीब 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ इसके अलग टॉपिक्स को कवर करने के लिए। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सिंबोलिज़म से शुरू करना है। सिंबोलिज़म का अगर मतलब बताऊँ तो कि अगर राइटर कोई भी सिंबल यूज करता है, इसका मतलब वो ओपनली बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो उसका मकसद होता है अपना इंफॉर्मेशन कन्वे कराने का, उस सिंबल के माध्यम से वो सक्सेसफुली कन्वे कर देता है। जैसे कि कोई अगर पॉलिटिकल इशू हो गया, तो अगर वो सिंबल के माध्यम से उस इशू की जानकारी हमको देता है या अपने विचार हमारे तक पहुंचाता है बिना ओपनली कहे हुए, तो उस चीज़ों में किसका ज़्यादा महत्व हो रहा है? सिंबल का। क्योंकि वो जान रहा है कि अगर वो ओपनली बोलेगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर हो जाएगा, बहुत ऑब्जेक्शन उसे फेस करना पड़ेगा। इसलिए वो सिंबल जो टेक्निक है जो लिटरेरी टर्म में, उसका यूज करता है। तो देखते हैं क्या है। अ सिंबल इज़ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, इमेज, वर्ड। एक सिंबल एक आदमी है, ऑब्जेक्ट ये कोई वस्तु है, इमेज फोटो है, वर्ड शब्द है, आइडिया है या इवेंट या कोई कहानी है। दैट रिप्रेजेंट्स अदर मोर, जो कि रिप्रेजेंट करती है या बताती है अदर मोर, दूसरा कुछ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। दैट जो कि छिपा हुआ होता है। दैट इवोक्स अ रेंज ऑफ एडिशनल, जो कि बताता है या उत्पन्न करता है अ रेंज ऑफ एडिशनल मीनिंग, एक दूसरा मतलब, एंड आर यूजली मोर अब्स्ट्रैक्ट, और जो कि और ही अधिक जो कि और ही अधिक गुथा हुआ होता है या छिपा हुआ होता है, जो कि बहुत ही डिफरेंस होता है दैन देयर लिटरल मीनिंग, जो कि उसके लिटरल मीनिंग से महत्वता से अलग होता है। यानी सिंबल एक प्रकार से ऐसा चीज़ है जो कि पर्सन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, इमेज या वर्ड या आइडिया के रूप में हो सकता है, जो कि लिटरल मीनिंग से पूरा के पूरा उल्टा होता है और कन्वे करता है कुछ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को। इन लिटरेचर सिंबलिज्म इज, साहित्य में सिंबलिज्म या सिंबल है, सिंबल इज यूज टू हेल्प। लिटरेचर में साहित्य जो ये सिंबल है वो यूज होता है टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, इलिस्ट्रेट द थीम और अदर स्पेसिफिक आइडियाज द ऑथर इज ट्राइंग टू शेयर। इलस्ट्रेट या थीम, इलस्ट्रेट द थीम यानी थीम को दिखाने के लिए या स्पेसिफिक आइडियाज़ जो ऑथर के होते हैं उनको शेयर करने के लिए। सिम्बल्स आर डिवाइसेस फॉर इवोकिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया। सिंपल्स एक प्रकार से डिवाइसेस होती हैं जो कि आइडियाज़ को उत्पन्न करती हैं, उसको एक्सप्रेस करती हैं। विथ सिंबल के साथ ऑथर्स कैन राइट सीन्स, सिंबल के साथ ऑथर राइट्स लिख सकते हैं। दैट डिपेंड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, जो कि डिपेंड करता है रीडर्स के अंडरस्टैंडिंग पे, ऑफ द थीम ऑफ द नावल, जो कि उनके थीम का या जो नावल का अंडरस्टैंडिंग होता है। द यूज़ ऑफ सिंबल, जो सिंबल का यूज होता है, अलाउज ऑथर टू एक्सप्रेस, अलाउ करता है ऑथर को बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, देमसेल्व्स, खुद के बारे में, या इनडायरेक्टली ऑन डेलिसिएट, खुद के द्वारा या स्वयं के द्वारा या किसी और के माध्यम से, या ऑन डेलिकेट और कंट्रोवर्शियल मैटर्स, या कोई इंटरेस्टिंग मैटर हो गया या बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया उसके बारे में। जैसे कि पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू, जैसे कि वो मैटर पॉलिटिकल हो सकता है या कोई रिलीजियस इशू हो सकता है। विदाउट ओपनली डिस्कसिंग दीज ऑब्जेक्ट, यानी बिना ओपनली इन बातों के बारे में डिस्कस किए हुए वो सिंबल के माध्यम से इन सब के बारे में अपना आइडिया कन्वे कर सकता है। मैनी नावल्स हैव टू लेयर्स ऑफ मीनिंग, बहुत सी नावल में दो लेयर होती हैं या उसकी दो मीनिंग होती है। द फर्स्ट इज़ इन द लिटरल प्लॉट, जो कि पहला उसके पढ़ने से लिटरल जो मीनिंग है वो समझ में आती है, और जो दूसरा है एंड द सेकेंड इज़ इन सिम्बॉलिक लेयर, जो दूसरा है वो सिम्बॉलिक लेयर, यानी इसमें सिंबल यूज किया जाता है जिसके द्वारा हम कहानी के जो सेकेंडरी मीनिंग होती है उसको समझते हैं। इन विच इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट, जिसमें कि इमेज और ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड फीलिंग, जो कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और फीलिंग को कन्वे करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स हैव मीनिंग, जो परंपरागत सिंबल होते हैं या जो आमतौर पे यूज में सिंबल होते हैं, हैव मीनिंग उनके मतलब होता है, दैट आर वाइडली रिकग्नाइज्ड, जो कि बहुत ही वाइडली लेवल पर रिकग्नाइज किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं बाय ए सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, और कल्चर या किसी पर्टिकुलर कल्चर के द्वारा।
या किसी पर्टिकुलर कल्चर को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हो सकता है क्रिश्चियन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्रिश्चियन क्रॉस, जो क्रॉस होता है क्रिश्चियनिटी का बहुत ही स्पेशल सिंबल, वो हो गया। जैसे कि स्वास्तिक हो गया जो कि हिंदू के लिए होता है। और नेशंस फ्लैग या किसी झंडे को ही ले सकते हैं सिंबल के रूप में, जो कि किसी देश के बारे में बताता है। A literary or contextual symbol can be a setting, a characters and actions, an act, object, a name, or anything else in a specific work that maintains its literal significance while suggesting other meaning. A literary और कॉन्टेक्चुअल सिंबल या कोई एक लिटरेरी या किसी कॉन्टेक्चुअल या किसी के परिप्रेक्ष्य में जो सिंबल होता है, कैन बी सेटिंग, जो सेट किया जा सकता है एक कैरेक्टर या एक किसी एक्शन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, कोई नाम के तौर पे, या कोई एनीथिंग एल्स या किसी भी चीज़ के बारे में इन अ स्पेसिफिक वर्क या किसी कार्य में दिखाने के लिए, दैट मेंटेन्स इट्स लिटरल सिग्निफिकेंस, वो मेंटेन करता है उसके लिटरल जो मीनिंग है, जो उसकी किताबी मीनिंग है उसको, वाइल सजेस्टिंग अदर मीनिंग, और दूसरा मीनिंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है द ब्लूएस्ट आई एंड मैरीगोल्ड, जो कि ये नॉवल है जिसमें सिंबलिज्म का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। इन टोनी मॉरेंसन्स नॉवल द ब्लूएस्ट आई, जो टोनी मॉरेंसन्स का नॉवल है द ब्लूएस्ट आई, इसमें सिंबलिज्म का प्रयोग हुआ है। दैट अंडरस्टैंड, इसमें सिंबलिज्म जो द ब्लूएस्ट आई है एक प्रकार से सिंबलिज्म की तरह ही यूज किया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करती है द स्टैंडर्ड ऑफ वाइट ब्यूटी को, जो उसकी ब्यूटी है, उसका वाइट ब्यूटी है, उसकी जो खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं वो या अच्छाइयाँ, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। एंड द अनबॉर्न बेबी ऑफ पेकोला रिस्पेक्टिवली। मैं तो इस अनबॉर्न बेबी ऑफ पेकोला और द बेसिकली मैं ब्लू स्टाई को पढ़ा नहीं हूँ, इस वजह से मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक सिंबलिज्म के रूप में यूज़ किया गया है। चलिए अभी इमेजरी को देखते हैं। Imagery is collection of descriptive details that appeal to the sense and emotions of the reader by creating a sense of real experience. इमेजरी एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव कलेक्शन होते हैं, जो कि कई प्रकार के इन्फॉर्मेशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो उसका एक कलेक्शन होता है जो कि अपील करता है, एक सेंस या इमोशन बनाया जाता है रीडर के द्वारा, रीडर के लिए, जो कि एक सेंस को हम रियल एक्सपीरियंस यानी उस इमेजिन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार से कलेक्शन का यूज किया जाता है, या डिटेल जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है उसके प्रकार से अरेंज किया जाता है कि हमें रियल लगता है, उसको रियल एक्सपीरियंस हम लोग समझते हैं। इमेजरी इज अ टर्म, इमेजरी एक टर्म है यूज टू डिस्क्राइब विविड डिस्क्रिप्टिव फाउंड इन ए पीस ऑफ राइटिंग, जो कि विविध कई प्रकार की डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को बताने के लिए की जाती है, जो कि किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में इसका यूज किया जा सकता है। दिस डिटेल्स शुड अपील स्ट्रांगली टू द रीडर सेंस, ये जो डिटेल या इंफॉर्मेशन होता है बहुत ही स्ट्रांगली रीडर को इफेक्ट करता है। इमेजरी विल ऑफन एम्प्लॉय फिगरेटिव लैंग्वेज, जो ये इमेजरी है ये आमतौर पे एम्प्लॉय फिगरेटिव लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को ही प्रभावित करती है, या उसके द्वारा ही हम लोग जो लैंग्वेज की मीनिंग कुछ और होती है और उसको इस लैंग्वेज में लिखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका असर पड़ता है। अब देखते हैं आयरनी। आयरनी occurs when the reader's expectation of what should happen or one of the characters' expectation of what should happen differs significantly फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपन। यानी जो आयरनी है बेसिकली एक किसी रीडर की एक्सपेक्टेशन को बताती है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो जाता है, उसकी महत्वता को दर्शाता है। इट में अपीयर इन फिक्शन इन 3 वेज, ये जो है फिक्शन में 3 प्रकार से या 3 वे, इसके 3 वे होते हैं इसमें रिप्रेजेंट करने का। इन वर्क्स लैंग्वेज, जो कि हो सकता है कि किसी वर्क का लैंग्वेज हो सकता है, या एक्सीडेंट हो सकता है, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट इन वाट एवर फॉर्म इट इमर्स, लेकिन जो कुछ भी फॉर्म इमर्ज या निकाला जाता है या उभरता है, आयरनी ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो आयरनी हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट या एक विरोधाभास उत्पन्न करती है उसकी असलियत में और उसका लिटरल मीनिंग में। द कॉन्ट्रास्ट में बी बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मीड, जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो ये इस प्रकार से हो सकता है कि उसके कहने का लिटरल मीनिंग क्या था और फ्री मीनिंग क्या था। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, और उसका मतलब क्या था उसके कहने का, एंड व्हाट एक्चुअली हैपन, और होता क्या है असली में। और बिटवीन व्हाट अ कैरेक्टर बिलीव्स, या कैरेक्टर क्या बिलीव करता है इस कहने के लिए, अथवा से एंड व्हाट द रीडर अंडरस्टैंड टू बी ट्रू, और रीडर जो है वो समझता क्या है। यानी आयरनी का मतलब हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी रीडर या कोई भी
जो किसी चीज़ को कन्वे कर रहा है उसका मतलब क्या है, और जो रीडर है वो क्या हासिल कर रहा है। तो इन दोनों में जो विरोधाभास होता है उसको ही हम आर्नी कहते हैं। तो चलिए अब टेक्निक्स रिलेटेड टू प्लॉट इसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, आज इसको ख़त्म करना है किसी तरह। पहला इसमें है सस्पेंस। इट इज़ द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और टेंशन द रीडर एक्सपीरियंस एज द प्लॉट प्रोग्रेस। ये एक प्रकार से एक्साइटमेंट होती है और एक प्रकार से बोल सकते हैं क्लाइमैक्स का टाइम होता है, या बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों के को इस टाइम जब सस्पेंस होता है तो, और यही प्लॉट को प्रोग्रेस करता है। बिकॉज इफ़ देर विल बी नो सस्पेंस विल फाउंड, सो नो बडी विल टेक इंटरेस्ट इन दैट। राइटर क्रिएट सस्पेंस बाय रेजिंग क्वेश्चन इन द रीडर्स माइंड। यानी राइटर जो सस्पेंस क्रिएट करते हैं राइटर, वो बेसिकली एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि जो रीडर जो होते हैं वो बेसिकली उस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हैं और कुछ देर सोचते हैं कि क्या मतलब हो सकता है, अरे या इस सीन का महत्व क्या है। चलिए अब दूसरा देखते हैं फॉर साइड व्यू। इट इज़ अ हिंट और क्लू अबाउट एन इवेंट दैट विल अकर लेटर इन द स्टोरी। ये एक प्रकार से हिंट या क्लू होता है जो कि उस कहानी के बारे में बताता है, जो कि बहुत इंटरेस्ट बनाता है। लोग उसको देखकर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट को ही थोड़ा सा ही दिखा दिया जाता है, जिससे कि लोग उसको तुरंत देखते हैं और सोचते हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, और लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं। फ्लैशबैक और एनालिटिक रेफरेंस। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ द स्टोरी दैट इज़ इंटरप्टेड टू टेल अबाउट एन अर्लियर इवेंट। यानी किसी पिछले कहानी के बारे में में बताया जाता है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, उसको फ्लैशबैक कहते हैं। सरप्राइजिंग एंडिंग। इट रिफर्स टू द एंडिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क दैट शोज समथिंग अनएक्सपेक्टेड फॉर द रीडर। यानी जो एंडिंग होती है, जो हम लोग विश्वास करते हैं कि हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग ना होकर कुछ सरप्राइजिंग एंडिंग हो जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, उसको ही हम सरप्राइजिंग एंडिंग कहते हैं। अब पांचवा देखते हैं क्लिफहैंगर। व्हेन स्टोरी इज लेफ्ट इनकम्प्लीट एंड अनसॉल्व। जब कोई स्टोरी अधूरी छोड़ दी जाती है और ना ही उसको सॉल्व किया जाता है, सस्पेंस बना ही रह जाता है, उसको हम क्लिफ हैंगर कहते हैं। तो ये थी आज हमारी पहली यूनिट और इसको पूरा आज हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ को आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और यूनिट के साथ। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।